बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फरीद अहमद ख़ान काकड़। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दियामिर बाशा डैम की साइट का दौरा किया है। उनके हमरा वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ़ और दिगर सियासी और गैर सियासी लीडरशिप ने वहाँ शिरकत की। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक अवामी इज्तिमा से ख़िताब भी किया। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि 90 के दिहाई में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए उनकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। एक तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा खान साहब ने आवाम को खुशखबरी सुनाई कि दयामिर बादशाह डैम की वजह से एक तो जो मकामी लोग हैं उनको रोज़गार फराम होगा। इसके अलावा पाकिस्तान का चूँकि ये तीसरा बड़ा डैम है तो इसलिए जो हमारे बिजली का काम, जो बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इसको बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा ज़राअत को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था 1947 से लेकर 1900 2020 तक। हम डैम क्यों नहीं बना सके? जो 2 3 4 डैम बने वो अयूब खान के दौर में बने, उसके बाद हम डैम क्यों नहीं बना सके? कौम मुत्तहिद क्यों नहीं हुई? पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट स्कोरिंग करती रही डैम के इशू पे। तो इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे और दियामिर बादशाह डैम की जो इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल समद याकूब साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब्दुल समद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी फिरोज का। का वेलकम टू हुकूमत रेड आपको जोन। पता ही है ख़त्म हो इसके गया साथ हमारे उनके साथ 2007-2008 हमारे में साथ मेरे मौजूद ख्याल हैं से। डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू रेड जोन। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, तजियाकार हैं। कर्नल साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू रेड जोन। अगर स्टार्टिंग विद थैंक अब्दुल यू वेरी समद मच। याकूब साहब, समद साहब ये बताइए कि आखिरकार आपको पता है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डैम का दौरा भी किया है, जो दियामिर बादशाह डैम की साइट का दौरा भी किया है। वजह क्या है? हम पाकिस्तान में डैम क्यों नहीं बना सके? आपकी तो पहली गवर्नमेंट है, पिछली हुकूमतें आपके ख्याल में एक डैम क्यों नहीं बना सकी? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, ख्वाह वो नून लीग हो, पीपी हो या देवबंद तहरीक इंसाफ हो, इससे पहले तो उन्हीं की गवर्नमेंट हमारी तो पहली बार आई। समझ भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है लेकिन मेरी आवाज में इको है काफी। समझ भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी हुकूमत तो चूंकि अभी आई है, लेकिन सवाल ये है कि पिछली हुकूमतों ने डैम क्यों नहीं बनाए हैं? आपकी पार्टी का क्या मौकफ है कि वो डैम्स क्यों नहीं बने? देखें क्योंकि आपका मौकफ तो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में आपने छोटे छोटे डैम्स भी बनाए, तो पाकिस्तान की जो बाकी पोलिटिकल पार्टीज है वो क्यों नाकाम रही डैम बनाने में? लेकिन सही साहब, इसको समझने की जरूरत है कि ये मंसूबा जो था ये 1980 में पहली बार ये बना था, बादशाह मीर का। जी जी। जब गवर्नमेंट्स कोई भी हो, उनकी ज्यादा तरजीहात ही होती हैं और तरजीहात में डैम इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लाना चाहती हैं जो उनके टेन्योर में हो, उनके दौरे हुकूमत में कंप्लीट हो जाए और वो अवाम में वो लेके जाएं, जैसे मेट्रो है या जैसे मोटरवेज है, वो उनको जल्द अज जल्द कंप्लीट करके ताकि अवाम से वोट लिए जा सके। अब ये प्रोजेक्ट जो हमने आज ग्राउंड पे वर्किंग सेरेमनी थी, ये हमारे दौरे हुकूमत में कंप्लीट नहीं हो सकेगा और यकीनन जो भी अगर हम आए या कोई और हुकूमत आई तो आने वाली हुकूमत ही इसका इफ्तिताह करेगी। तो हर वो प्रोजेक्ट जो लॉन्ग रन में हो, जो लॉन्ग टर्म में हो, वो दूसरी गवर्नमेंट्स इज्तनाब करती हैं क्योंकि वो उसका क्रेडिट लेने में नाकाम रहेंगी। तो जितने भी मुल्कों ने तरक्की की, आप चाइना को देख लें, बाकी को उनका हमेशा विजन बड़ा होता है। वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के वो ये देख रहे हो कि हमारे दौर में कोई कंप्लीट होगा या नहीं होगा या उसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वो चीज जो नजर आनी चाहिए। ठीक है जी। प्रोजेक्ट्स नजर आने चाहिए, जैसे मेट्रो, ऑरेंज लाइन आपको ऊपर से गुजरते हुए नजर आए और लोगों को आप ये कह सकें कि ये मोटरवेज है, ये सारा कुछ है। तो बुनियादी तौर पर तरजीहात में फर्क है। ठीक है, तरजीहात में फर्क है। जिनकी फिजिकल अपीयरेंस है, आपके ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज उसको ज्यादा प्रमोट करती है क्योंकि उनको वोट में जो है वो जब इलेक्शन होते हैं उनमें ज्यादा उनको फायदा होता है। अच्छा डॉक्टर निसार चिमा साहब, क्या वाकई पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट स्कोरिंग करती है, उन चीजों के ऊपर फोकस करती है जो जिनकी फिजिकल अपीयरेंस हो? जैसे आपके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से तनकीद करती रही है कि आप लोग मेट्रो बस बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है और आप लोगों को वोट लेने में काम आते हैं। तो आप लोग डैम क्यों नहीं बनाए? वो चीज क्यों नहीं बनाई जिसके लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा? अगरचे डॉक्टर साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है,
पीटीआई के जो नुमाइंदे बोल रहे थे उनकी आवाज़ भी बिल्कुल मैं नहीं समझ सका। डॉक्टर साहब आपको रोकता हूँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ये ऑडियो का जो मसला है मैं उसे सेट करता हूँ, मुख्तसर सा वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद दोबारा के प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा के प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। यार ऑडियो का क्या मसला है यार, बुलाओ नहीं इनको, बुलाए नहीं इनको, एक मिनट आप बुलाए इनको। हम बनाएंगे आपका वीकेंड और भी शानदार। दोनों चीजें बहुत जबरदस्त हैं, इजी हैं। नान के साथ खाएं, शीर माल के साथ खाएं। हम सजाएंगे रवायती दस्तरखान लजीज पकवान के साथ। Forget to watch Cuisines with Hanfa only on Channel JNN. हम पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज दीवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा जेएनएन के रडार से। हम करेंगे बेनकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्शनास। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आओ जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान। क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN। तो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतज़ार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान, हो सकता है अगला शहर आपका हो। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं,
कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रा तकनीकी ख़राबी की वजह से हमें ब्रेक लेनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं कि दियामिर बादशाह डैम के साइड के आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दौरा किया, उसके बाद उन्होंने खिताब भी किया अवामी जलसे से। सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्यों नहीं डैम बना सकी, वो सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर क्यों फोकस कर रही हैं या करती आ रही हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस है। तो डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपने बात सुनी अब्दुल समद याकूब साहब की, जिन्होंने कहा कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो हमेशा से सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करते रही हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस है ग्राउंड पे। तो क्या वाकई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए काम करती हैं, वो काम क्यों नहीं करती जिसका आने वाले दिनों में एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के लिए वो इम्पोर्टेंट हो, तो उन चीज़ों के ऊपर क्यों फोकस नहीं किया जाता? देखिए ये काकिब साहब, ये आप जैसा बाखबर साफी जो है उसको नहीं है कि इस तरह की अनफेयर वो एनालिसिस करें और इस तरह की रिपोर्टिंग करें। सर मैं अनफेयर एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं अब्दुल समद याकूब साहब को कोट कर रहा हूं। डॉक्टर निसार चीमा साहब उन्होंने कहा है, मैंने कोट करके आपके सामने बात रखी है। मैंने पहले मेरी बात सुने। आप जब काकिब साहब जब बोलते हैं तो मैं बीच में दखल नहीं देता, मेरी बात सुन ले। जी जी। क्या आपको नहीं पता कि ये दियामिर बादशाह डैम के लिए जगह किसने ली है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। प्लानिंग और डिजाइनिंग किस दौर में मुकम्मल हुई है? ये मुस्लिम लीग नून के दौर में। बिल्कुल एग्जैक्टली 100% दुरुस्त बात। जगह जो है, नहीं सुनिए ना, सारी जगह जो है बहुत बड़ी खतीर रकम बिलियंस ऑफ रुपीस लगा के तो वो जो है वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट एक्वायर की। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बड़ा काम था। और ये अगर हमारी हुकूमत रहती तो आज से 1.5 साल पहले इसका संख्या बुनियाद रख दिया जाता। ये प्लानिंग थी जी। इन लोगों ने तो आके तो देखें 2018-19 में बजट की एलोकेशन हो चुकी थी। इन्होंने आके तो 2-3 महीने के बाद जब इन्होंने टेक ओवर किया तो वो एलोकेशन खत्म कर दी। उसके बाद इन्होंने जो 19-20 का जो बजट था उसमें भी इस तरह कोई रकम नहीं रखी। जी जी। हम होते तो आज से 1.5 साल पहले इसका संख्या बुनियाद रख दिया जाता। लेकिन ये कोई बात नहीं, ये 1.5 साल की तखीर तो हुई है लेकिन देर आज दुरुस्त है। चलो कोई बात नहीं, काम शुरू तो हुआ। अल्लाह करे ये है कि ये पाए तकमील तक पहुँचे। जी आमीन। इनके इस हवाले से सिर्फ 2 हमारी खदशात हैं। एक तो यह है कि इस हवाले से अब यह है कि चंदा मांगना शुरू कर दें। अच्छा। दूसरी बात ये है कि इसका असर जो है जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है PTI शुरू करती है तो BRT पेशावर जेब में आ जाती है। खुदार खास्ता वो सूरत ना बने। तो अल्लाह करे ठीक है कि ये पाए तकमील तक पहुँचे। और ये बाकी ये है कि ये देखें हमारा ये बहुत बड़ा कारनामा था मुस्लिम लीग नून का कि इसकी प्लानिंग डिजाइनिंग मुकम्मल करके जमीन भी एक्वायर कर ली और बजट भी इसके लिए एलोकेट किया। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं, अब्दुल समद भाई से भी पूछते हैं। जरा कर्नल महमूद साहब को एंगेज करते हैं। कर्नल साहब ये बताइए कि वाटर की बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, वाटर रिसोर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान के वाटर रिसोर्स पर किसी ना किसी तरीके से कोई इशू लाके खड़ा किया जाए। शायद इसी वजह से हम अब तक डैम नहीं बना सके, क्योंकि जब भी डैम बनाने की बात आती है तो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज आपस में झगड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े मनसूबे रुक जाते हैं। तो ये दियामिर बादशाह डैम की इंपॉर्टेंस कितनी है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी है? कर्नल साहब लाइन पे हैं? जी मैं लाइन पे हूँ। आप मुझे आवाज इतनी आपकी क्लियर नहीं आ रही, मैं बड़ा क्लियर आपको मैं सुन पा रहा हूँ। कर्नल साहब आपको आवाज मेरी आ रही है क्लियर? अभी क्लियर है आपको। कर्नल साहब मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूं ताकि दोबारा से वो रजिस्टर्ड हो। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्स हैं उसमें हमेशा से हिंदुस्तान ने मसले खड़े करने की कोशिश की है। वक्तन फवक्तन हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि पाकिस्तान के वाटर रिसोर्स को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में झगड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डैम्स नहीं बनते। तो ये जो दियामिर बादशाह डैम है, इसकी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी नजर में? एक तो आज के दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। बिकॉज आप ये देखिए कि ये वो डैम है जिसको आपने 1980 के अंदर मतलब प्लान के अंदर लेकर आए थे कि डैम को करना चाहिए। और आप इमेजिन करें कि 1980 में आपने इसको एक सिचुएशन के अंदर लेकर आए
और आपको 40 साल लगे इस डैम को बनाने में। तो फिर ये कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या से है, और आप ये देखिए कि आपके यहाँ जो आखिरी डैम भी बना था वो तो 1968 के अंदर बना था। जी जी। तो उसको अगर आप ये देख लीजिए तो ऑलमोस्ट 52 साल हो गए हैं। तो ये तो जैसा भी आप समझिए, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है बड़ा सीरियस इस चीज को उन्होंने उठा किया। वाई बिकॉज आप इतनी बिजली महंगी तो पाकिस्तान के अंदर आप स्टोर कर ही नहीं सकते। आप चाहे फ्यूल से फर्नेस से तैयार करते हैं या LNG से तैयार करते हैं। जी जी। इतनी महंगी बिजली, तो ये तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये कहा जी कि सियासी पार्टियां और उसको बिल्कुल टारगेट करना जो कुछ भी है। जी जी। तो आप अपनी सारी सियासी पार्टियों को ले लें, आई विश के इनके अंदर वो सोच होती, वो समझ बूझ होती, वो पाकिस्तान को जो ये रियलाइज करते कि पाकिस्तान को हमने आगे कैसे देखना है, उसको हमने कैसे लेके चलना है, ये अपनी सियासत की करते, अपनी हुकूमत पे चलाते, लेकिन उसी के साथ जो पाकिस्तान की जरूरियात थी उसको भी मद्देनजर रखते। और ये डैम के कंस्ट्रक्शन का जो सिलसिला देखें ना, अभी नून की अगर हम बात करें तो 1998 के अंदर उन्होंने एक संख्या बुनियाद रखा था, संख्या बुनियाद रखा था। आपने डैम की जगह कोई एक्वायर नहीं, इस तरह कोई एरिया आपने एयर मार्क किया, और उसके बाद आपने कहा फिजिबिलिटी रिपोर्ट इस डैम की जो 2004 के अंदर तैयार हुई, फिर रिवाइज फिजिबिलिटी जो है वो 2008 के अंदर तैयार हुई। उस वक्त हो सकता है ये $12 अरब के अंदर बचा था, आज ये जो ऑलमोस्ट $14 अरब चली गई है। तो ये तो पहले की बात है कि आई विश के हमारे जितने भी रूलर्स थे, नॉट ओनली द पॉलिटिकल रूलर्स की आप बात करते हैं, आप मिलिट्री रूलर्स को भी ले लीजिए, आई विश के थोड़ा सा वो इन सारी चीजों को सोच को ये समझते, और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि ये डैम बनना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि सालाबाद डैम से भी बनना चाहिए था। और चलो जी ये डैम तो बन गया, इंशाल्लाह बनेगा 2028-29 के अंदर जी, ये कंप्लीट होगा बाय 2028 हमने जाना है जी। क्या इसकी ओके प्रोडक्शन बिजली की आती है, कैपेसिटी आती है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये सारी चीजें अगर हमारी जरूरी हुकूमत है 5 साल का 10 साल का कोई मनसूबा साथी करती को प्लान करती, और ठीक है जी अगर हुकूमतें जल्दी भी तब्दील हुई है, मैं 1920 की मैं बात करता हूँ, तो उस दौरान में भी अगर आपके मनसूबे बेहतर हों, काबिल अमल हो, तो अगली हुकूमत उसको बेर ऑन करती है। ठीक है, मेरा ख्याल है बहसीयत कौम कि हम हमारी जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो रूलिंग लोग रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल कि आज 2020 के अंदर आज हमारा भाषादान जो वो ठीक है। आप समझते हैं कि जो रूलिंग पार्टीज रही हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो इन ये जो क्राइसिस है या जो भी हम मतलब बहुत लेट हमने इफ्तिताह किया है या आपने काम शुरू किया है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबल जो है पोलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अच्छा समझ भाई, ये चीमा साहब ने एक बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो बात मुझे पसंद आई उनकी। उन्होंने कहा एक तो वो ये चंदा मांगना ना शुरू कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, मुझे नहीं समझ आती है वो आपके चंदे से उनको क्या मसला है, वो तो आपको ही समझोगे और आप जवाब ही देंगे। दूसरा उन्होंने कहा ये जो खुदा न खासा वो ये हाल ना कर दे जो उन्होंने बीआरटी का किया है, तो ये बीआरटी तो आपकी गले की हड्डी बन गई है। आप लोग बीआरटी की वजह से कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, लोग कहते हैं कि ये इसी प्रोजेक्ट का वही हाल होगा जो बीआरटी का है, तो ये बीआरटी क्यों आपके लिए बदनामी का बायस बन रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि प्रोजेक्ट जैसे मैंने कहा कि ये अनाउंस हुआ था 1980 में, और फिर उसके बाद जी जी ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साकिब निसार ने इंटरवीन किया, एक्शन लिया, ऑर्डर किया कि ये डैम बनना चाहिए। जी जी। ऑल्दो कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ना वो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी मैटर्स में इंटरवीन करे, ऐसा वो करे। अच्छा। लेकिन बार के जिस तरह से भी उन्होंने वो ऑर्डर किया, तो उसके बाद वो जो चंदा मुहिम शुरू की, तो निसार साहब ये बात तो ठीक है कि कभी भी मेगा प्रोजेक्ट है ना वो चंदे की बुनियाद पर नहीं बना करते, जी जी। क्योंकि हमने 410 अरब रुपए के प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट है उस पर हमने चंदा से 10 अरब रुपए इकट्ठा कर सके, जो साकिब निसार की मुहिम थी। तो खैर वो अवेयरनेस के हवाले से तक तो ठीक हो सकती है, लेकिन उसका जो फाइनेंस के हवाले से उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। ठीक है। बाकी रही बात बीआरटी की, दूसरा सवाल क्या था आपका? सवाल ये चीमा साहब कह रहे हैं कि ये डैम की हालत वो ना कर दे जो उन्होंने बीआरटी की हालत कर दी है। तो बीआरटी तो आपकी गले की हड्डी बन गई है, हर कोई जो है वो आपके ऊपर अगर तनकीद करना चाहे तो वो बीआरटी को लेकर आपके ऊपर तनकीद करते हैं।
नहीं, अगर ज्यादातारी से बात की जाए तो बीआरटी का इतना प्रोलॉन्ग होना डेफिनेटली उस पर तनकीद बनती है, तो उस पर कोई शक वाली बात नहीं है। आई मीन ये वो सूबे के ऊपर ये बात आती है जहाँ तो उनकी बाकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तो चले समझ भाई, आप शायद वो पहले रहनुमा जिन्होंने इतने बड़े दिल के साथ मीडिया के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है कि ये तो नाकामी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि वो अब तक कंप्लीट नहीं कर सके। समझ भाई, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा। जरा मैं कर्नल साहब से एक सवाल पूछ लूं, भी डॉक्टर निसार चीमा साहब की तरफ आता हूं। कर्नल साहब, आपने कहा कि कालाबाग डैम भी बनना चाहिए। सर, पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं, वो लड़ते हैं आपस में, पॉलिटिकल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। सर, स्टेट का एक फैसला होता है, स्टेट फैसला लेती है, नीचे नहीं देखती कि लोग क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही है। स्टेट क्यों फैसला नहीं ले पा रही? क्यों कालाबाग डैम बनने के लिए या कुछ इस तरह के जो बड़े डैम्स है उनको बनाने के लिए स्टेट ने क्यों एक्शन नहीं लिया? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपकी जो स्टेट है वो मेरा ख्याल है जितने आपके मुल्क के अंदर माफियाज हैं या जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रोबेबली दे हैव गॉन स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। और उसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो मुख्तलिफ इलाकाई पार्टीज हैं उनका जो अपना एक लिहाज से वेस्टेड इंटरेस्ट आते हैं और उनको ये सारे कालाबाग डैम इश्यू को भी उन्होंने एक लिहाज से बड़ा इनकैश किया, इसको डिफाई करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए एक बात आती है, अगर ये कालाबाग डैम बनता है तो किसके लिए बनेगा? ये पाकिस्तान के लिए बनेगा। और आप यकीन मानिए कि इसके अंदर से आप देखें ना, अगर ये इतनी ऊंचाई के ऊपर अगर हम डैम और बन रहे हैं तो इसके अंदर से आप उस तरीके से वो कैनाल सिस्टम तो नहीं निकाल सकते, पहाड़ी इलाका है। और ये जो कालाबाग डैम की जो जगह थी, दिस वाज द बेस्ट सूटेड कि इस तरह का कैनाल का एरिया निकालते हैं कि बहुत सारा एरिया जो था वो खैबर पख्तूनख्वा का इरिगेट होता है। जी जी। और इवन मैं आपसे बताऊं कि इससे पहले जितनी भी बातचीत होती रही है उसमें ये कहा गया था कि कालाबाग डैम से जो नहरें निकलेंगी उसका पानी आप पंजाब को नहीं देंगे, वो स्टेट वे टू सिंध और फिर बलूचिस्तान के अंदर जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसको बनना चाहिए था। बट मेरा ख्याल है आज के दिन के मुनासबत से अगर देखा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो हुकूमत ने किया है। 442 बिलियन रुपीज जो है वो उन्होंने एक लिहाज से 442 अरब रुपए रखे गए हैं। आप इसकी कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू करें और आई एम श्योर इंशाल्लाह ये शुरू होगा तो ये खत्म भी होगा और हमारे लिए एक लिहाज से बड़ा बेहतरी का पैगाम लेकर आएगा कि हमें और कुछ नहीं तो इरिगेशन वाटर तो अवेलेबल हो जाएगा। और उसी के साथ मैं समझता हूँ कि नीचे बहुत सारी स्केलेट जा रही थी और बहुत सारा इस तरह मट्टी जा रही थी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा डैम है, ठीक है। उसकी कर्नल साहब आपकी तरफ में दोबारा आता हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब से एक पूछ लूँ। डॉक्टर साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, मेरे लिए सबके लिए आप बहुत काबिल एहतराम है। ये बताइए, आप नहीं समझते कि पॉलिटिक्स अपनी जगह, सियासत हर पार्टी ने करनी है, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, टेक्निकली नेचुरल फिनोमिना है कि उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन आप नहीं समझते कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को ये अहद करना चाहिए कि जो चीज़ इस मुल्क की भलाई में है, ग्रेटर जो हमारे एक फायदा है मुल्क का, उसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा, चाहे वो डैम्स हो या कोई भी इकोनॉमिक इशू हो या कोई और पॉलिटिकल इशू हो या कोई स्ट्रेटेजिक इशू हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड होना चाहिए और मिलकर इसके ऊपर कोई भी काम हो उसके ऊपर मिलकर फैसला करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो कुछ आपने फरमाया मैं 100% उससे मुतफिक हूँ। तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी कायदीन को, तमाम फौजी सरबराहों को याद करना चाहिए कि वो जो भी काम करेंगे वो मुल्क और कौम के मफाद में करेंगे और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए करेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है, जो कल साहब फरमा रहे थे कि सियासी जमातों के अपने होते हैं और कुछ उसमें अपने ग्रुप होते हैं, इनकी वजह से ये वो नहीं बना सके। देखिए बात ये सियासी जमातों की तो चलो उनकी मजबूरियां अंडरस्टैंडेबल हैं, काबिल फहम है, लेकिन ये कल साहब को मैं याद दिलाता चलूँ कि सबसे पहले जो रुकावट बना, जो बना वो जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में जनरल फजल हक बना। सबसे पहले ऑब्जेक्शन उसने रेज किया और बिल्कुल बेबुनियाद वो जो था कि जी ये शहरा डूब जाएगा, मर्दान को नुकसान पहुंचेगा, बिल्कुल फजूल बेबुनियाद। उसको जब ये है कि जनरल फजल हक ने जब ये जनरल ज़िया-उल-हक से कोई सियासी जमातों के तो पाबंद नहीं थे, ना उनको मोहताज थे, फौजी हुक्मरान तो कोई भी मोहताज नहीं होता,
अगर वो चाहते तो बना देते हैं, लेकिन यह है कि एक अपने कुलीग को नाराज नहीं करना चाहते थे। जनरल फजल हक ने उसको पोलिटिसाइज किया, फिर बाद जमातों ने उसको उठा लिया, उनको हाईलाइट किया कि नहीं ये बड़ा नुकसान है। किसी ने कहा सिंध का नुकसान है, किसी ने कहा जी केपी का नुकसान है, किसी ने कहा बलूचिस्तान का नुकसान है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को भी कोई मजबूरी नहीं थी, अगर वो चाहता तो बना देता जी। और सी सियासी पार्टियों का वो मुताज था। तो सर बाकियों के नाम तो आपने ले लिए हैं, आपकी हुकूमतों ने क्यों नहीं बनाया, क्यों शुरुआत नहीं की? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल देखें, बात यह है कि सबको सियासी जमातों की मजबूरी यह है कि उन्होंने सबको साथ लेके चलना है। देखिए उनको सबको ये आप समझाएं ना सर, जब आप उस पे कौमी मुफाहमत जो है पैदा करके। डॉक्टर साहब कथा कलामी के लिए माजरत, बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब कथा कलामी के लिए माजरत में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। इसमें कोई इख्तलाफ राय ना हो, ये ना हो कि ये कि कोई दो तीन सूबे मुखालफत कर रहे हो। ये इंतजार है कि कौमी यकजहती जो है वो हर चीज से ज्यादा जो है मुकद्दम है। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब पॉलिटिकल स्कोरिंग की बात होती है तब एपीसी भी बुलाई जाती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड भी लिया जाता है, मिलकर काम करने का सोचा भी जाता है, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो आप लोगों की जब हुकूमत आई है, मैं आपसे अपनी हुकूमतों का पूछ रहा हूँ, जब आपकी हुकूमत थी तो आपने उन लोगों को समझाया क्यों नहीं, उनको ऑन बोर्ड लेकर आप लोगों ने बड़ा फैसला क्यों नहीं किया? अगर आप लोग बाकी चीजों पे क्रेडिट लेते हैं तो आपने ये चीज क्यों नहीं की? क्यों नेशनल एक बड़े नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आप लोगों ने क्यों कंप्रोमाइज किया एक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और सबको कोशिश करनी चाहिए मिल के बिठा के, जिस तरह एक दो दफा कोशिश हुई केपी से जिनका ताल्लुक। देखिए शमसुल मुल्क साहब बड़े मायनाज हमारे इंजीनियर हैं, बाबा के चेयरमैन रहे हैं और खुद नौशहरा से उनका ताल्लुक है। उन्होंने बड़ी ये मोस्ट बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी कि ये सारा बिल्कुल बेबुनियाद ये सारे खर्चात हैं, कोई भी सारा को नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि ये देखिए इसमें सबको ऑन बोर्ड लेना जरूरी है, जिनको एक पेज पर लाना जरूरी है। कौमी यकजहती जो है हर चीज पे मुकद्दम है। ये सारे जो है बाकी मफादात से ज्यादा कौमी यकजहती मुकद्दम है। हम ये है कि ये ना हो कि कोई डैम बनाते हम कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा बैठे। ठीक है, तो चीमा साहब आप अपनी जो पुरानी जो आपकी पिछली हुकूमतें रही हैं उसमें आप ये गलती मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि अगर हमने पीछे डैम वगैरह नहीं बनाए तो ये हमारी गलती है, आने वाले दिनों में हमें मिलकर इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, एटलीस्ट इस चीज पे तो तमाम जो मेरे पैनलिस्ट है और बशमूल मैं और बाकी सारे पाकिस्तानी इस चीज पे मुतफिक हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग सब कुछ होगा, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स है, नेचुरल फिनोमिना है, डेमोक्रेटिक राइट है, सबने पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर न कभी कंप्रोमाइज होना चाहिए, न कभी होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तमाम पॉलिटिकल पार्टी इन चीजों के ऊपर ऑन बोर्ड होगी। अच्छा, एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूं। आज वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर पिछली हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। खान साहब ने कहा कि 90 की दिहाई में जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए, स्पेशली जो इंपोर्ट करवाई गई बिजली पैदा करने के लिए जो फ्यूल वगैरह, उससे मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तो समझिए याकूब साहब क्या ख्याल है, ये आज इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, सर आप लोग अभी तक उस बात में आप लोग अभी तक उसमें वहां फंसे हुए कि पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है, पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है। तो सर पिछली हुकूमतों की वजह से अगर हुआ है तो आपके ख्याल में उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं इस वक्त? देखिए, जब कोई डैम, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जब ज़ियाउल हक भी नहीं बना सका, मुशर्रफ भी नहीं बना सका, मुशर्रफ के दौर में तो एक मेगावाट भी नहीं बनी बिजली, जबकि फिर भी क्रेडिट जाता है कि नवाज शरीफ के दौर में या बेनजीर के दौर में ये थर्मल पावर जो फर्नेस ऑयल से बनाई जाती है, ये फिर भी वो की, क्योंकि शॉर्ट रन में आपके पास बिजली की जरूरत है, लोड शेडिंग हो रही है, तो शॉर्ट रन में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाती जी, क्योंकि ये बिजली जल्दी बन जाते हैं, ये रेंटल पावर्स भी जो आईपीपी के लिए गए, तो ये इन लॉन्ग रन तो आपको नुकसान होता है। कि जाहिर बात है कि जब आपने फर्नेस ऑयल खरीदना है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस जिस वक्त बहुत ज्यादा अप हो जाती है, तो आपका डॉलर का ट्रेडिंग भी उसी तरह से हो जाएगा जी। तो शॉर्ट रन में तो चलें ये पॉलिसी समझ आती है, लेकिन लॉन्ग रन में हमें ये ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा ताकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज। तो सर आपके ख्याल में जो पिछली पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्यों नहीं गई हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर? मैंने आपको इसकी बात पहले भी बताई है कि कुछ तो एक इत्तेफाक नहीं हो सका, जैसे कालाबाग डैम का इत्तेफाक नहीं हो सका, और फिर उसके नतीजे में वो फितना ज्यादा फैलने का डर होता है। इख्तलाफात, वो भी एक जैसी भी जरूरी है,
क्योंकि ये तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात है ना, उसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। अगर आज से पहले डैम बन चुके होते तो इससे सब मुस्तफीद हो रहे होते। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि जब इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हों और इतनी फाइनेंसिंग चाहिए तो फिर गवर्नमेंट की तरजीहात बदल जाती हैं कि उसके मुकाबले में वो कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स दे के जिससे ज्यादा पॉलिटिकली गेन किया जा सकता है। तो यही एक वजह है और दूसरी तो कोई वजह नहीं हो सकती। ठीक है जी, अब्दुल समद भाई आपकी तरफ दोबारा मैं आता हूँ। सर मैं कर्नल साहब से एक चीज़ ऐड करवा दूँ। कर्नल साहब एक चीज़ बताएं, सोशल मीडिया पे सर लोग बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाते हैं और बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि जो बाहर मुल्कों की इंटरफेरेंस है किसी न किसी हद तक, उसकी वजह से कालाबाग डैम का जो मंसूबा है वो रुक के रह गया। इसमें कितनी हकीकत है, आपकी क्या नजरिया है, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके अंदर इंडिया का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हाथ था। ये अक्सर आप सोशल मीडिया भी पढ़ते होंगे कि इंडिया ने बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर लोगों को पैसे दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी डिटेल्स के अंदर जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन तो जरूर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस मुल्क की, अगर वो सिंसियरिटी के साथ सोचे बैठे और हर छोटे छोटे मसले के ऊपर कि जी इस मौजूदा हुकूमत को गिराना कैसे है, एवरी सेकंड डे आप फील करते हो कि ये इकट्ठे बैठे हैं और ये एक लिहाज से कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। तो व्हाई कांट दे डू इट दिस के नेशनल एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर सारी पार्टीज इकट्ठी हो जाएं और कहें जी कि हम एक छत के नीचे बैठते हैं और हम निकलेंगे तब जब हम सबको सुन लेंगे, सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे और जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वापडा के जो लोग हैं वो इनको आके ब्रीफ करेंगे कि ये किस तरह बनेगा, कैसा होगा। तो मैं समझता हूँ कि certainly it was possible, बट एट द मोमेंट मैं समझता हूँ कि आप देखिए मोहम्मद डैम चल रहा है, ऑलमोस्ट को 300 अरब से ज्यादा उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। 2024 में इंशाल्लाह वो कमीशन हो जाएगा। ये वाला डैम 2028 तक कंप्लीट होगा। इस पे तो बहुत ज्यादा एक लिहाज से खर्चा आ रहा है। तो एट द मोमेंट तो मेरा ख्याल है ये है, फिर तो 4 और प्रोजेक्ट भी ऐसे हैं जो कि मौजूदा हुकूमत ने एक लिहाज से टेक ओवर किए हैं। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि किसी हुकूमत को ये सोच आई है कि हमने एक्सपेंसिव बिजली बनाने के ऊपर नहीं जाना, हमने इनएक्सपेंसिव चीजें देखनी है, हमने हाइडल पावर के ऊपर जाना है जो कि सस्ती तरीन है। और खुदा करे कि ये हमारे जो मंसूबे हैं, जिस तरह हमारी हुकूमत भी सोच रही है और जिस तरीके से अवाम एक लिहाज से तवक्को करते हैं, ये उसके पूरे उतरे और ये सारे डैम जो इस वक्त चल रहे हैं, जो बनना शुरू हुए हैं, वो पाया तकमील तक पहुंचे। ठीक है। अच्छा, मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आज इमरान खान साहब ने अवामी इज्तिमा से जब खिताब किया तो उन्होंने एक बार फिर आप लोगों को तनकीद का निशाना बनाया। खान साहब का कहना है कि 90 की दिहाई में जो स्पेशली बिजली के जो प्रोजेक्ट शुरू हुए, जो उन्होंने फ्यूल वगैरह इम्पोर्ट करवाए, उससे मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है। तो सर आप लोगों ने उस वक्त लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं सोचा, क्यों आप लोगों ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ, जो खान साहब सोच रहे हैं, क्या वजह है? डॉक्टर साहब मैं कल ही उनकी एक वीडियो क्लिप सुन रहा था जी जी, जो 2006 में किसी को इंटरव्यू देते हुए वो कह रहे थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा मुशर्रफ दौर था तो उन्होंने कहा जी कि देखिए पिछले दौर जो थे, जमहूरी दौर, नवाज शरीफ का दौर और बेनजीर का दौर, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का दौर, दोनों जो थे जी जी, वो बेहतर थे और उसमें इन्होंने ये प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं। जी जी, उनका जी सड़कें सारी मोटर नवाज शरीफ के दौर में बनी, बिजली के कारखाने जो थे और जो IPP का जिक्र करके उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है, उन्होंने बनाई जी। उन्होंने कहा कि ये जो है ये दोनों हुकूमतें बेहतर थी। ये प्रोजेक्ट का जिक्र करके उन्होंने कहा देखिए बात ये है कि इनका बदकिस्मती ये है कि चूंकि एहलियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, इंतजामी तजुर्बा नहीं है और अपनी नहली और बदइंतजामी का सारा मलबा जो पिछली हुकूमतों में डाल देते हैं। ये बड़ा आसान काम है, लेकिन अब ये है कि कौम सुन के उनके कान पक चुके हैं। अब ये चूरन नहीं बिकता जी। अब तो ये है कि कौम समझती है कि हर मामले में ये है कि आपने जिस तरह होता है नहली और बदइंतजामी, जिस तरह मैंने कहा उसका मलबा पिछली हुकूमत पे डालते हैं। कौम इनकी नहली की साहब उगत रही है, हर शोबे को इंतबाह किया है। तो देखें अब तो यह है कि मैं कई बार गुजारिश करता हूँ कि पूरी कौम की जुबान पर 2 दुआएं हैं। एक दुआ ये कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, और दूसरी दुआ ये है कि या अल्लाह कोरोना की आफत से, टिड्डी दल की वबा से और इस आफत से और PTI के जो है ये अज़ाब इससे अल्लाह ताला ने याद दिलाया। अच्छा चले, इसमें मैं जरा अब्दुल समद याकूब साहब से जरा कमेंट्स ले लूं। अब्दुल समद याकूब साहब, आप सुन रहे हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब कह रहे हैं कि 3 दुआएं लोगों की जुबान पे, या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर दे, या अल्लाह कोरोना का खात्मा कर दे और आपकी हुकूमत का खात्मा कर दे, ये तो तीसरी दुआ है।
क्या वाकई लोग आपसे इतने बेजार हैं? वो डॉक्टर साहब की जो दुआ थी उनकी तो शायद तीसरी पूरी नहीं होगी, लेकिन हमारी वो दुआ कबूल हो गई। कौन सी दुआ सर? कि पीएमएलएन से हमारी जान छुड़ा दे, अल्लाह ताला ने हमारी जान छुड़ा दी। नहीं तो सर वो पीएमएलएन मौजूद तो है, सिर्फ नवाज शरीफ बाहर के बीमार है, वापस आएंगे। वो तो कहते हैं हम लड़ेंगे और वापस आकर इलेक्शन में देखिए, बेशक। सियासी पार्टियों का मौजूद रहना सियासत के लिए जरूरी है। जी जी। और सियासी पार्टियों में अगर जमहूरियत हो और वो सिर्फ एक लीडर के गिर्द ना घूमे, तो सियासी पार्टियों में आप नून लीग में मिसाल आपके सामने डॉक्टर साहब की, जी जी। कि डॉक्टर साहब जैसे जांदीदा सियासतदान भी उस पार्टी में मौजूद हैं। या ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि कच्चे आदमी एक गलत जगह पे हैं। तो इनको कहाँ होना चाहिए? इनको तो हमारे साथ होना चाहिए था। चीमा साहब आप वो या अब्दुल समद याकूब साहब कह रहे हैं आपको पीटीआई में होना चाहिए। देखें, याकूब साहब खुद बड़े नोबल आदमी हैं माशाल्लाह, बड़ी नफीस शख्सियत के मालिक हैं और बड़ा फेयर एनालिसिस। देखेंगे कि किस तरह उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया। ये बीआरटी पेशावर के बारे में उन्होंने कहा कि बिल्कुल सिवाई हुकूमत के ये नाकामी है। आम पीटीआई के लोग इस तरह नहीं कहते जी। सर आपको तो उनसे मुतासिर हो कि पीटीआई में शामिल हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इस तरह के बासूल साफ सुथरे सियासतदान ज्यादा देर तक पीटीआई में नहीं रह सकते। बिल आखिर उन्होंने हमारे साथ ही आना है। नहीं चिम्मा साहब, मैं यहाँ पे एक चीज दुरुस्त करूं। अब्दुल समद याकूब साहब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और आज भी इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा अब्दुल समद भाई? अंदर से यकीनन मायूस है, मैं आपको बता दूं, अंदर से मायूस है। चीमा साहब वफादारी तब्दील करने की टीवी के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। नहीं चीमा साहब, मैं अजरा तफन्नुन एक आपसे मुख्तसर पूछ लूं, वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए, तो आपको शामिल हो जाना चाहिए वैसे। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे बासूल साफ सुथरे लोग जो हैं उन्होंने ज्यादा देर तक पीटीआई में के साथ नहीं वो चल सकते, फिर आखिर उन्होंने हमारे साथ आना है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मैं एक लास्ट कमेंट ले लूं। नाज़रीन, आपको पता है गुज़िश्ता दिनों हमने टॉपिक डिस्कस किया था, जो फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा तवील आर्टिकल था। मैं उसमें से एक पॉइंट उठा के तीनों मेंबरान से कमेंट जो पैनलिस्ट हमारे उनसे कमेंट्स ले लूँ। उन्होंने कहा जो नेशनल सिक्योरिटी है ये सिर्फ डिफेंस तक महदूद नहीं है, इसके अंदर इकोनॉमी को भी शामिल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये मेरी तजवीज़ है, मैं भी बाकियों से भी तजवीज़ ले लूँ। क्या ये जो वाटर रिसोर्स है आप नहीं समझते कि इसको भी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया जाए? कर्नल असद महमूद साहब से स्टार्ट लूंगा। कर्नल साहब क्या ख्याल है? मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ आप ये नहीं करते कि इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर या बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के ऊपर चले जाएं, या आप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस के जो ऑपरेशन है वो आप करें। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आपके मुल्क के अंदर जो है मईशत का मजबूत होना, इकानमी का मजबूत होना, वाई बिकॉज अगर इकानमी मजबूत होगी और उसी के साथ अगर आपकी किसी को स्ट्रेंथ मिलेगी और आपकी डिफेंस को स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये तीनों चीजें मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं, और ये बिल्कुल इसके बगैर ऐसा नहीं हो सकता। और अगर फाइनेंशियली अगर आप समझते हैं कि आप एक मुल्क कमजोर है तो वो कैसे अपनी डिफेंस फोर्सेस को सपोर्ट कर सकता है, एक वायबल या एक पोटेंट डिफेंस फोर्स जो है वो मेंटेन कर सकता है। डेफिनेटली इट इज। और मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इकोनॉमी के ऊपर। सर्टनली ये जो मौजूदा हुकूमत है डेफिनेटली उनको भी इसी चीज की फिक्र है कि जी कैसे आपने अपने इकोनॉमी को, कैसे फॉरेस्ट रिजर्व को आपने कैसे इनहांस करना है, कैसे बढ़ाना है। और सर्टनली आप ये देखिए पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोरोना ने, ठीक है कर्नल साहब मेरे पास वक्त कम है, मैं जरा डॉक्टर साहब से और समद भाई से भी जरा इस पे कमेंट्स ले लूं। डॉक्टर निसार साहब, पिछले दिनों खालिद नईम लोधी साहब ने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा तवील, शायद आपने पढ़ा हो। उसमें मैं एक पॉइंट उठा रहा हूं जो मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी उसको सिर्फ जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ लिंक नहीं करना चाहिए, इसके अंदर इकोनॉमी और बाकी चीजों को भी शामिल कर देना चाहिए। क्या आप नहीं समझते कि जो वाटर रिसोर्स है उसको भी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा होना चाहिए? देखिए जनरल लोधी साहब खुद बड़े विजनरी आदमी हैं, बड़ा उनके एनालिसिस अक्सर जो है बड़े वो जो है जैसे थॉट प्रोवोकिंग होते हैं, और अमूमन उनके जो एनालिसिस हैं बड़े फेयर होते हैं, अनबायस्ड होते हैं। और ये बात ठीक है कि देखें नेशनल सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, इकोनॉमी हो और इवन खारजा पॉलिसी हो, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है जी। और ये सारा जो है ये मामला तय होने चाहिए
जो आइन में जो हदूद तय हैं उनको सामने रखते हुए सारे मामला भी तय होने चाहिए। ठीक, और वाटर रिसोर्स को भी उसमें शामिल होना चाहिए। नहीं देखिए ये सारी चीजें इनको कह रहे हूँ कि देखिए हमारा मुल्क जो है, हमारा तो एक जरिए मुल्क है, हमारी इकोनॉमी जो है वहाँ तो ये मैशत हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की तरह है। ठीक है जी, तो ये उसकी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी जो है, ठीक है, ये अब सारी समझ और भाई इस तरह की सारी जो है हदूदों की ये तय होनी चाहिए आइन को सामने रख के। ठीक है, बिल्कुल। अब समझ भाई बिल्कुल लास्ट कमेंट चाहिए, मेरे पास वक्त कम है, प्रोग्राम खत्म करने का कहा जा रहा है। सही साहब, मैं तो इसे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में आप इकोनॉमी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को गारंटी कर दी है। अब आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इकोनॉमी को तो नहीं ले सकते उसमें, ठीक है। अब इस तरह से तो आप फिर कल को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिक्स को भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे टेक ओवर कर ले। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजों को ये इंटीग्रेटेड जरूर है, फॉरेन पॉलिसी आपकी एक दूसरे पे आती है, लेकिन कुछ चीजों को नेशनल सिक्योरिटी से अलग रखना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। आप तीनों का मौका पा गया, इख्तलाफ करना जमहूरियत का हुस्न है और इख्तलाफ होना भी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद याकूब साहब आपकी तशरीफ आवरी का। चीमा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। करल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की, बात मुख्तसर सी है। पॉलिटिक्स अपनी जगह, पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल इंटरेस्ट में जो भी चीज है, चाहे वो डैम का बनना हो, चाहे वो किसी भी चीज का बनना हो, रियासत को फैसला करना चाहिए, रियासत को फैसला लेना चाहिए और किसी भी ऐसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए जिसके लॉन्ग टर्म में हमें बहुत फायदा हो। तमाम कौम को ऑन बोर्ड होना चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट में, ताकि आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो खुशी से और बिल्कुल सुकून से पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजार सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।